राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है राजस्थान ज्योग्राफी से रिलेटेड है और राजस्थान ज्योग्राफी में जितने भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो सारे के सारे हम इनमें डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी इसकी 3 वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। अगर आप में से किसी ने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था। ये 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे कि लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृतिक क्षेत्र का एक भाग है। ऑप्शन कौन कौन से दिए गए थे आपको? पूर्वी मैदान, पश्चिमी मरुस्थल, अरावली पहाड़ी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। अब एक चीज तो आपको समझ में आ रही होगी कि ये जो लूनी नदी का जो बहाव क्षेत्र है, भाई लूनी बेसिन कहते किसको हैं? जो लूनी नदी है, लूनी नदी का जो बहाव क्षेत्र है उस ठीक है, उसके आसपास के क्षेत्र को हम लूनी बेसिन के नाम से जानते हैं। भाई लूनी नदी जहां से बहती है उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसे लूनी बेसिन के नाम से जानते हैं। अब एक बात बताइए, लूनी बेसिन क्या, आप क्या लूनी नदी क्या पूर्वी मैदान में बहती है क्या? तो आप कहोगे नहीं, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है। अरावली पर्वत, अरावली पहाड़ी प्रदेश, ये भी इसमें गलत हो जाएगा। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, क्या इसके अंदर ये जिले आते हैं? कि आपके हाड़ौती क्या जो जिले आते हैं, जो आपके बारा हो गया, झालावाड़ हो गया, कोटा हो गया, बूंदी, तो आप कहोगे नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन आपके इसमें सही होता है और वो है आपका पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश। अब दूसरी चीज, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो आपका लूनी बेसिन है, जो आपका लूनी बेसिन है, इस लूनी बेसिन के अंदर कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं? लूनी बेसिन के अंदर कौन कौन से जिले शामिल होते हैं? तो एक तो इसके अंदर आता है पाली, एक तो अंदर आता है इसके अंदर पाली, एक आता है आपके सिरोही। कौन सा? सिरोही। एक आता है आपके जालोर। कौन सा जिला आ गया? जालोर। एक इसके अंदर आता है आपके जोधपुर। ठीक है, जोधपुर। याद रह जाएगा। तो लूनी बेसिन के अंदर ये जिले आपको याद रखने हैं और एक इसके अंदर आ जाएगा बाड़मेर। ठीक है, ये चीज याद रह जाएगी आपको। तो अगर लूनी बेसिन के अंदर कौन कौन से जिले शामिल हैं तो ये जिले शामिल हैं। अब इसके अंदर से एक चीज और याद रखना आप कि ये जो लूनी बेसिन है इसके अंदर एक नाम याद रखना आप, बालोतरा। कौन सा नाम याद रखना? बालोतरा। जो लूनी नदी कहां से निकलती है तो आप कहोगे कि अजमेर के नाग पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है। उसके बाद में ये बहती बहती कहां पे? बाड़मेर तक जाती है। बाड़मेर तक, नाग आपके अजमेर के नाग पहाड़ियों से लेके बाड़मेर बालोतरा तक तो इसका पानी क्या होता है? मीठा होता है। और उसके बाद में इसका पानी क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। तो इसे हम क्या बोला जाता है? इसे आधी खारी और आधी मीठी नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है, लूनी नदी को। तो बालोतरा याद रखना। तो मैं लिख देता हूं, अजमेर से लेके, अजमेर से आपके बालोतरा बाड़मेर, बालोतरा बाड़मेर, बाड़मेर तक लूनी नदी का पानी मीठा रहता है। लूनी नदी का पानी मीठा रहता है, याद रह जाएगी आपको, मीठा रहता है। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपसे यहां से पूछ लिया जाए कि ये जो लूनी नदी है इसके बेसिन में लवणीय पौधे पाए जाते हैं, कैसे पौधे पाए जाएंगे? लवणीय पौधे पाए जाएंगे, लवणीय पौधे। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि लवणीय पौधे किस नदी के बेसिन पे पाए जाते हैं तो लूनी नदी के बेसिन पे पाए जाएंगे। और सर्वाधिक कहां पे पाए जाते हैं ये लवणीय पौधे? तो सर्वाधिक कहां पे पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक पाए जाएंगे आपके बाड़मेर में। कहाँ पे? बाड़मेर में। ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर रहेगा। फिर इसके बाद में एक चीज आपसे और पूछा जाता है कि नेहड़ रन। ठीक है, नेहड़ रन। अब इसके बारे में एक चीज याद रखिएगा, दो जिले, एक तो इसमें से कौन सा हो गया आपका? एक तो हो गया आपका जालोर और एक हो गया बाड़मेर। और जालोर में भी सांचोर। ठीक है। बाड़मेर, बाड़मेर और जो आपके कौन सा, यहां पे लिख देता हूं मैं सांचोर, सांचौर। ठीक है, बाड़मेर के अंदर। ठीक है आपके, तो बाड़मेर और सांचौर का वह क्षेत्र जो गुजरात के कच्छ के पास में जो टच होता है, मतलब गुजरात का जो कच्छ है आपके, उस कच्छ के पास में जो बाड़मेर और आपके सांचौर, सॉरी जालोर के अंदर है। ठीक है, जालोर, जालोर, जालोर और बाड़मेर। ठीक है, बाड़मेर और आपके सांचौर का जो क्षेत्र आपके कच्छ गुजरात के टच में होता है, ठीक है, उसके आसपास के क्षेत्र को नेहड़ रन के नाम से जाना जाता है।
क्यों जाना जाता है? क्योंकि पहले जो कच्छ गुजरात है वहां पे भी किसके सागर के अवशेष मिलते हैं? तैतीस सागर के अवशेष थे। इसलिए उसके आसपास के क्षेत्र को तो इतना याद रखिएगा आप कि बाड़मेर और सांचौर के क्षेत्र को नेहड़ रन के नाम से जाना जाता है, याद रह जाएगा। फिर लूनी नदी को, ठीक है, लूनी, आपके लूनी बेसिन को, लूनी बेसिन को, लूनी बेसिन को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे गोडवाड़, किस नाम से जाना जाता है? गोडवाड़ बेसिन के नाम से जाना जाता है। गोडवाड़ बेसिन के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है, याद रह जाएगा। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिएगा आप। फिर गोडवाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है, तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि गोडवाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? उसे लूनी बेसिन के नाम से जाना जाता है, लूनी जवाई बेसिन के नाम से जाना जाता है। अच्छा, लूनी नदी के बारे में मैं दो तीन फैक्ट आपको बता देता हूं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि लूनी नदी का उद्गम पूछ लिया जाए, लूनी नदी का उद्गम अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये होता है नाग पहाड़ियों से। कहाँ से होता है? नाग पहाड़ियों से। और ये नाग पहाड़ियां कहाँ पर है? तो ये है अजमेर के अंदर। ठीक है। अगर लूनी नदी के अगर आपसे उपनाम पूछ लिया जाए, क्या इसका पूछ लिया जाए, उपनाम पूछ लिया जाए, तो इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे अंत सलीला के नाम से जाना जाता है, अंत सलीला। ठीक है, इसे किस नाम से जाना जाता है? अंत सलीला। और ये किसके नाम के अनुसार? कालिदास के अनुसार, कालिदास के अनुसार, याद रह जाएगा। इसे अंत सलीला के नाम से जाना जाता है। और इसे किस नाम से जाना जाता है? तो लूनी नदी को और आपके आदि खारी, आदि खारी, आदि मीठी, आदि खारी और आदि मीठी नदी के नाम से भी जाना जाता है, नदी के नाम से जाना जाता है। तो याद रह जाएगा। तो इसे किस नाम से जाना जाता है? एक तो अंत सलीला, इसे लूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है, इसे आदि खारी और आदि मीठी नदी के नाम से भी जाना जाता है। और एक फैक्ट इसमें और याद रखिएगा, पश्चिमी राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो कौन सा है? आपके लूनी नदी है, याद रह जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, राजस्थान में लूनी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इससे पहले ही हमने डिस्कस कर लिया था कि इसे किस नाम से जाना जाता है? आपके गोडवाड़, किसने? गोडवाड़ प्रदेश के नाम से इसे जाना जाता है। अच्छा, मृत नदी प्रवेश प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? तो मृत नदी प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखना, गग्गर नदी के बेसिन को। किसके? गग्गर नदी के बेसिन को, गग्गर नदी के बेसिन को, याद रह जाएगा। गग्गर नदी के बेसिन को किस नाम से जाना जाता है? मृत नदी के नाम से जाना जाता है, याद रह जाएगा। शेखावटी प्रदेश, तो शेखावटी प्रदेश के अंदर कौन सा है? तो शेखावटी प्रदेश के अंदर आपके कौन से आ जाएंगे? सीकर आ जाएगा, ठीक है, चूरू आ जाएगा, झुंझुनू आ जाएगा। ठीक है, ये याद रह जाएगा आपको। और बांगर प्रदेश, वह प्रदेश जो क्या है, एक तो वागड़ है और दूसरा आपके कौन सा है? बांगर है। तो इस बांगर के अंदर आपके नागौर आ जाएगा, पाली आ जाएगा, आपके चूरू आ जाएगा, ये बांगर प्रदेश के अंदर आते हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत था, ये भी गलत था और ये भी गलत था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपके इसके अंदर सही होगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, किस भू आकृतिक प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है? कौन सा? आपके अगर पूछा है नरसिंहपुर पहाड़ और एक आपका पूछा है हिंगलाज का मगरा, तो ये कहां पर स्थित है? तो ये लूनी नदी के बेसिन में स्थित है, लूनी बेसिन के अंदर स्थित है, याद रह जाएगा आपको। ठीक है, लूनी बेसिन के अंदर स्थित है। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, गग्गर का मैदान स्थित है। गग्गर का मैदान, अब एक बात बताइए, गग्गर का मैदान ऑप्शन दिए थे आपको, झुंझुनू एवं सीकर, जालोर व सिरोही, गंगानगर व हनुमानगढ़, जैसलमेर व बाड़मेर। तो ऑप्शन नंबर इसके अंदर क्या हो जाएगा? थर्ड आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अच्छा, गग्गर नदी का मैदान की बात आई है तो हम इसके बारे में सब कुछ फैक्ट्स एक ही बार में पढ़ लेते हैं, जिससे कि आगे आने वाले क्वेश्चंस हम इजीली सॉल्व कर सकें। देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे ये मैंने बनाया है सही,
ठीक है, बनाने की कोशिश की है तो हो सकता है इसमें गलत। तो एक दो जिले मान लीजिएगा, ये जो आपका जिला है, ठीक है, ये हो गया आपके कौन सा, हनुमानगढ़, ठीक है, हनुमानगढ़। और एक आपके ये जिला हो गया कौन सा, गंगानगर, कौन सा, गंगानगर। अब यहां से एक चीज याद रखिएगा, ये आपके हो गई शिवालिक की पहाड़ियां, ठीक है, आपके शिवालिक हिमालय, ठीक है, शिवालिक, शिवालिक हिमालय, ठीक है। शिवालिक जो हिमालय है, इसके भी कौन से पहाड़ियों से, कालका पहाड़ियां, कौन सी, कालका पहाड़ियां, कालका पहाड़ियां। इस कालका पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, उस नदी को हम जानते हैं किस नाम से, इस नदी को जाना गया आपके किस नाम से, गग्गर नदी के नाम से। किस नदी के नाम से जाना गया, गग्गर नदी के नाम से, गग्गर नदी के नाम से, ठीक है। अच्छा, अब ये गग्गर नदी जब यहाँ पे प्रवेश करती है, कहां पर, हनुमानगढ़ के अंदर प्रवेश करती है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि गग्गर नदी हनुमानगढ़ में कहां से प्रवेश करती है, तो ये करती है आपके कौन से तहसील से, टिब्बी तहसील से। कौन से तहसील से, टिब्बी तहसील, याद रह जाएगा। टिब्बी तहसील से प्रवेश करती है, और प्रवेश करती है कहां पे पहुंच जाती है, आपके गंगानगर, और गंगानगर से आगे होते हुए ये पाकिस्तान के अंदर पहुंच जाती है। चीज याद रह जाएगी। अब दूसरा, दूसरा चीज याद रखिएगा, पाकिस्तान में ये कहां तक जाती है, ठीक है, पाकिस्तान में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो ये पाकिस्तान में जाती है फोर्ट अब्बास तक। कहां तक, फोर्ट अब्बास। अब फोर्ट अब्बास में जाने के बाद में ये भूमि के अंदर विलीन हो जाती है, ठीक है, याद रह जाएगा, फोर्ट अब्बास। और फोर्ट अब्बास कहां पे है आपके, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर, याद रह जाएगी। तो दो चार चीजें हमें याद रहेगी, कि एक तो ये इसका जो आपके स्टार्टिंग पॉइंट कहां पे है, कालका की पहाड़ियां, ठीक है, कालका की पहाड़ियों से निकलती है। कालका की पहाड़ियां कहां पे है, शिवालिक हिमालय, वहां से गग्गर नदी निकलती है, राजस्थान में प्रवेश करती है टिब्बी तहसील से। टिब्बी तहसील में प्रवेश करने के बाद में यह हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ से बाद में गंगानगर, और गंगानगर से होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान में इसका एंडिंग पॉइंट है फोर्ट अब्बास, जो पाकिस्तान में है, याद रह जाएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो गग्गर नदी है जो ये पाकिस्तान में बहती है, तो वहां पर इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है हकरा के नाम से। किस नाम से, हकरा, हकरा के नाम से जाना जाता है, हकरा के नाम से जाना जाता है, याद रह जाएगा, हकरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब यहां से जब ये हनुमानगढ़ के अंदर आती है, तो हनुमानगढ़ में यहां पर, ठीक है, हनुमानगढ़ में यहां पर एक भेड़ की नस्ल पाई जाती है, भेड़ की नस्ल। अच्छा, भेड़ की जो नस्ल है, ठीक है, उस भेड़ की नस्ल को किस नाम से जाना जाता है, नाली या पाट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, नाली या पाट के नाम से जाना जाता है। फिर एक फैक्ट और याद रखिएगा, यहां पर, ठीक है, हनुमानगढ़ में यहां पर एक सभ्यता है, ठीक है, एक सभ्यता है, इसे हम किस नाम से जाना जाता है, कालीबंगा के नाम से, कालीबंगा सभ्यता, ठीक है, कालीबंगा सभ्यता, ये भी याद रखिएगा। इसे यहां पर एक सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता, और एक सभ्यता और है रंग महल सभ्यता, रंग महल सभ्यता, रंग महल सभ्यता, याद रह जाएगा। अब इतनी सारी चीजें पढ़ ली है, तो एक चीज और याद रखिएगा, कि ये जो आपका गग्गर नदी है, ठीक है, इस गग्गर नदी को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे सरस्वती, ठीक है, किस नाम से, सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है। भाई, गग्गर नदी को दूसरा नाम क्या है, सरस्वती नदी। और इसे क्या बोला जाता है, इसे द्रुष्टद्युति नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, द्रुष्टद्युति की नदी के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले आपने अभी नाम पढ़ा था, इसे मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसे लेटी हुई नदी के नाम से, लेटी नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट हमने यहाँ पे पढ़ लिए हैं, सारे फैक्ट पढ़ लिए हैं। एक चीज और याद रखिएगा आप, काठी, नाम याद रखिएगा, काठी। तो काठी क्या है, जो ये आपके गग्गर नदी है, जो हनुमानगढ़ में बहती है, तो इस गग्गर नदी के आसपास का क्षेत्र, नदियों के जो आसपास का क्षेत्र होता है, आसपास की जो भूमि होती है वो उपजाऊ होती है। तो गग्गर नदी के आसपास का क्षेत्र जो हनुमानगढ़ में है, जो उपजाऊ भूमि है, उसे किस नाम से जाना जाता है, काठी नद के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, काठी के नाम से जाना जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, गग्गर नदी के, गग्गर नदी के पास की भूमि, पास की भूमि, पास की उपजाऊ भूमि,
उपजाऊ भूमि, इसे है ना, तो इसे काठी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट, अरावली किस प्लेट से अलग हुई है। तो अरावली किस प्लेट से अलग हुई है, तो याद रखिएगा ये यूरेशियन प्लेट से अलग हुई है। ये जेईएन 2022 के अंदर पूछा गया था, ये किस प्लेट से अलग हुई है। अब अरावली के बारे में दो तीन फैक्ट मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा, अरावली के बारे में बहुत सारे फैक्ट पढ़ेंगे, तो एक फैक्ट तो याद रखिएगा, जो आपका अरावली है, ये अरावली जो पहाड़ियां हैं, जो अरावली प्रदेश है, इसका निर्माण किससे हुआ है, तो इसका निर्माण हुआ है वलन की क्रिया से। ठीक है, वलन क्रिया से, वलन की क्रिया से इसका निर्माण हुआ है। इसलिए इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे वलित पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। वलित पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। तो आपको एक चीज तो याद रही, वलन की क्रिया से इसका निर्माण हुआ है, इसे वलित पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। अगर ये पूछा जाए कि ये कौन से गोंडवाना लैंड का भाग है, या तैथिस सागर का भाग है, तो ये किसका भाग है, गोंडवाना, गोंडवाना लैंड का ये भाग है। किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का ये भाग है। इतनी चीज याद रह जाएगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है, ये कौन से काल की संरचना है, तो ये कौन से काल की संरचना है, प्री कैम्ब्रियन काल की, प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन काल की संरचना है। कौन से काल की संरचना है, प्री कैम्ब्रियल काल की संरचना है। इतनी चीज याद रह जाएगी। दो तीन फैक्ट और याद रखिएगा। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है आपके जनजातियों की शरण स्थली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, जनजातियों की शरण स्थली, जनजातियों की शरण स्थली, शरण स्थली। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर इसको जनजातियों की शरण स्थली के नाम से क्यों जानते हैं या क्यों कहते हैं। तो इसलिए कहते हैं क्योंकि आप जितनी भी जनजातियां देखिए, आप सहरिया की बात कर लो, आप गरासिया की बात कर लो, आप भील की बात कर लो, आप डामोर जनजाति की बात कर लो, आप मीणा जनजाति की बात कर लो, ये सारी की सारी जनजातियां हैं जो कहाँ पे निवास करती है, आपके अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंदर निवास करती है। ठीक है, ये चीज याद रह जाएगी। इसलिए इसे क्या किस नाम से जाना जाता है, जनजातियों की शरण स्थली के नाम से जाना जाता है। किसको, अरावली को। पहली चीज। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो कौन सा है वो, अरावली। सर्वाधिक, सर्वाधिक जैव विविधता, सर्वाधिक जैव विविधता वाला भौतिक प्रदेश, तो सर्वाधिक जैव विविधता वाला भौतिक प्रदेश, तो वो कौन सा है, वो भी है आपके कौन सा, अरावली। याद रह जाएगा। ठीक है, तो अगर सर्वाधिक जैव विविधता, इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा अरावली को और किस नाम से जाना जाता है, तो योजना प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि योजना प्रदेश के नाम से किसको जाना जाता है, तो योजना प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है, आपके अरावली को जाना जाता है, अरावली पर्वतीय प्रदेश को जाना जाता है। ये चीजें आपको आई होप याद रह जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत माला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सत्य है। ठीक है, ये सीईटी 2023 के अंदर पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन इसके अंदर होगा, इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ था, ये गलत है। अभी आप कहोगे कि थोड़ी देर पहले तो आपने बताया था कि कैम्ब्रियन युग में हुआ था, बिल्कुल मैंने कहा था, पर मैंने क्या कहा था कि जो इसका निर्माण हुआ है वो प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। कौन से, प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। याद रह जाएगा, प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है, युग में हुआ है। तो पहली चीज तो याद रह जाएगी, इसका निर्माण किसमें हुआ है, प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर हुआ है, बिल्कुल याद रह जाएगा। दूसरा फैक्ट आपको दिया है कि वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में है, यह वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। तो बिल्कुल ये फैक्ट सही है, क्योंकि जब पहले इसकी अगर ऊंचाई देखी जाती थी, इसकी ऊंचाई, आज तो इसकी ऊंचाई लगभग लगभग 930 मीटर के आसपास है। इसकी जो औसत ऊंचाई अगर आप देखते हो, इसकी औसत ऊंचाई अगर आप देखते हो तो लगभग 930 मीटर के आसपास में है औसत ऊंचाई। ठीक है, पहले इसकी ऊंचाई काफी ज्यादा थी, 2000 मीटर से भी ऊपर थी। धीरे धीरे क्या हुआ,
वायु का अपर्दन, मतलब वायु के अपर्दन के द्वारा, वायु के द्वारा कटाव, पानी के द्वारा कटाव, तो इसकी धीरे धीरे क्या हो गई, हाइट इसकी कम हो गई। पहले ये पर्वत था, अब ये पहाड़ के रूप में हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो ये अवशिष्ट पर्वत के रूप में है, तो ये कथन सत्य है बिल्कुल। नेक्स्ट, यह मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, तो ये फैक्ट आपके यहाँ पे गलत है। ठीक है, इस फैक्ट में थोड़ा सा मेरे को भी कंफ्यूजन था। एक जगह सीईटी के अंदर इसमें मान रखा है कि यह आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, बिल्कुल। और आग्नेय चट्टानों में भी कौन सी चट्टानें, तो बाह्य आग्नेय चट्टानें। वैसे ये याद रखिएगा इसके अंदर कि इसके अंदर कौन सी चट्टानें पाई जाती है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें इसमें पाई जाती है। यह ऑप्शन इन्होंने गलत माना था, याद रह जाएगा। यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है, तो यह बिल्कुल सही है, यह फैक्ट भी सही है। क्योंकि अरावली का जो आप विस्तार देखोगे ना, तो इसका विस्तार यूं है, ठीक है, किधर से, आपके दक्षिण पश्चिम से किस साइड में है, आपके उत्तर पूर्व में है। कौन से है, उत्तर पूर्व में। और अगर कोण याद पूछ लिया जाए तो ये नित्य कोण में है। कौन से कोण में है, ये आपके नित्य कोण में है, याद रह जाएगा आपको। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा, सेकंड और फोर्थ सही है। कौन सा सही है, सेकंड और फोर्थ, याद रह जाएगी ये चीजें। नेक्स्ट देखिएगा आप, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लाइब्रेरियन के अंदर आपसे पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन तथा ऊंचाई तक विद्यमान है। एक चीज बताओ मेरे को आप, इस अगर इस तरीके से आपको याद रहे कि मान लिया कि यह अरावली पर्वतमाला है, एक तरफ इसके कौन सा है, आपके पूर्वी मैदानी प्रदेश है, पूर्वी मैदानी प्रदेश है, और एक तरफ इसके याद रखना मरुस्थल है। ठीक है, अब एक बात बताओ, पूर्वी मैदानी प्रदेश में कंपैरेटिवली मरुस्थलीय प्रदेशों की तुलना में तो ज्यादा बारिश होती होगी, तो आप कहोगे कि हाँ। तो अगर ज्यादा बारिश होगी तो सघन वनस्पति किस साइड में होगी, इसी साइड में होगी। यही तो इसने कहा है कि पश्चिमी ढालों की अपेक्षा पूर्वी मैदान, जो पूर्वी ढाल हैं, इनमें वनस्पति सघन है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, कथन एक तो सही हो गया आपका। दूसरा, अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अपने जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इनके कंपैरेटिवली, इनके तुलनात्मक तौर पे पूर्वी मैदानों में तो ज्यादा बारिश होती है, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन और आपका कथन ए भी सही है और कारण आर भी इसका सही है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही हो जाएगा। कथन और कारण यहाँ पे दोनों ही सही है, याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देखिएगा। एक तो है आपके भौराट का पठार, एक मुकुंदरा की पहाड़ियां, एक है लसाड़िया पठार, और एक है गिरवा की पहाड़ियां। तो याद रखिएगा गिरवा की पहाड़ियां कहाँ पर है, तो भाई गिरवा की जो पहाड़ियां हैं ये उदयपुर के अंदर है, उदयपुर में। अब दो तीन चीजें थोड़ी सी अगर आप याद रखिएगा कि गिरवा की और गिर पहाड़ियां ये कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर स्थित है। पहली चीज तो आप याद रह जाएगी। अगर कभी भी आपके पहाड़ियों का नाम आ जाए, कोई भी पहाड़ियों का नाम आ जाए, पहाड़ियों का नाम आ जाए, और उसके बाद में डूंगर या डूंगरी लगा हुआ हो, क्या हो, या तो डूंगर हो या फिर उसके बाद में क्या हो, आपके डूंगरी लगा हुआ हो, तो वो सारी की सारी पहाड़ियां आ जाती है जयपुर में। जैसे मोती डूंगरी, याद रह जाएगा, ये चीज आपको याद रह जाएगी। फिर देखिएगा, आपसे पूछा जाए कि लसाड़िया का पठार, ये लसाड़िया का पठार कहाँ पे है, ये उदयपुर के अंदर स्थित है। अच्छा, उदयपुर में भी कहाँ पर है, तो ये आपके जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, जयसमंद झील के पूर्व में। ठीक है, याद रह जाएगा। मैं लिख देता हूं, जयसमंद, जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है, पूर्व में स्थित है, याद रह जाएगा। तो ये अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लसाड़िया का पठार कहाँ पर है, उदयपुर में है। उदयपुर में कहाँ पर है, जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। अगर और पूछ लिया जाए तो यह राजस्थान का सर्वाधिक उबड़ खाबड़ पठार है। राजस्थान का, राजस्थान का सर्वाधिक उबड़ खाबड़ पठार, उबड़ खाबड़ पठार, ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। अब मुकुंदरा की पहाड़ियां कहाँ पे है, तो कोटा बूंदी में मुकुंदरा की पहाड़ियां, कोटा चित्तौड़ है ना ये। तो ये मुकुंदरा की पहाड़ियां, तो यहाँ पे मैं सिर्फ कोटा लिख देता हूँ, ठीक है। और यहीं पे मैंने बताया था कि अबली मीणी का महल, अबली
मेनिका महल स्थित है। ठीक है। अब यहाँ पे दो पठार हैं। दो पठार हमेशा आपको क्या करेंगे, आपके कंफ्यूजन करते हैं। आज उनका देखो सॉल्यूशन करते हैं हम। एक तो याद रखिएगा आप, ये मैंने बना लिया एक इस तरीके से, इस तरीके से, और एक ये ले लो इस तरीके से। एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया उदयपुर। तो उदयपुर तो दोनों में कॉमन आएगा। उदयपुर तो दोनों में कॉमन आएगा, तो एक तरफ लिख दिया मैंने राजसमंद, एक तरफ तो लिख दिया मैंने राजसमंद, और एक यहाँ पे लिख दिया मैंने डूंगरपुर। ठीक है, डूंगरपुर। तो एक तरफ तो लिख दिया मैंने राजसमंद, और उदयपुर दोनों में कॉमन लिया है। अगर पूछा जाए कि राजसमंद और उदयपुर के बीच में कौन सा पठार है, तो देखिएगा कहां से चालू हो रहा है, रा से चालू हो रहा है, और यहाँ पे भी आ रहा है रा। ठीक है। तो भोराट का पठार तो कहां से कहां पर है, राजसमंद से उदयपुर के बीच में कौन सा पठार है आपके, भोराट का पठार। कौन सा पठार है, भोराट का पठार। अब बाकी कौन सा बचा, भोमट का पठार। कौन सा, आपके भोमट का पठार। तो अगर पूछा जाए कि भोमट का पठार कहां से कहां तक है, तो उदयपुर से डूंगरपुर के बीच में कौन सा पठार है, आपके भोमट का पठार। अगर पूछा जाए कि राजसमंद से उदयपुर के बीच में कौन सा पठार है, तो भोराट का पठार। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया जा सकता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजसमंद की जो है, राजसमंद की जो चोटी पहाड़ियां कौन सी, कुंभलगढ़ की पहाड़ियां, कुंभलगढ़ की पहाड़ियां, कुंभलगढ़ की पहाड़ियां। अच्छा, कुंभलगढ़ की पहाड़ियां, और अगर आपके उदयपुर में कौन सी पहाड़ियां हैं, वो पहाड़ियां हैं आपके कौन से, गोगुंदा। कौन सी पहाड़ियां, गोगुंदा की पहाड़ियां। अगर आपसे पूछा जाए कि कुंभलगढ़ की, आपके कुंभलगढ़ की पहाड़ियां और गोगुंदा की पहाड़ियां, ठीक है, जो उदयपुर में है, इनके बीच का पठार कौन सा है, तो वो भोराट का पठार है। ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। तो इनमें से कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला से संबंधित नहीं है, तो वो मुकुंदरा की पहाड़ियां नहीं है। याद रह जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ियां राजस्थान में कहाँ स्थित है, तो वो पहाड़ियां स्थित है आपके कहाँ पे, शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र में। कहाँ पर स्थित है, शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र में स्थित है। अच्छा, घोड़े की नाल की आकृति की पहाड़ियां कहाँ पे है, रामगढ़ पहाड़ियां है ना, रामगढ़ की पहाड़ियां, शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र, और शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र कहाँ पे है, बारां के अंदर है। अब याद रखिएगा, बारां के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी जनजाति निवास करती है, आपके सहरिया जनजाति निवास करती है। कौन सी, सहरिया जनजाति। याद रह जाएगा, कौन सी जनजाति निवास करती है, आपके सहरिया जनजाति निवास करती है। और ये जो सहरिया जनजाति जो खेती करते हैं, जो खेती करते हैं, उस खेती को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है वात्रा। किस नाम से जाना जाता है, वात्रा के नाम से जाना जाता है। याद रह जाएगा आपका। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, कि राजस्थान में वृहद सीमांत भ्रंश फैला है किसके सहारे, तो ये कहां पर ऑप्शन दिया गया, शेखावटी, और ये टोरावाटी नहीं है, तोरावाटी है। तोरावाटी की पहाड़ियां। तो ये तो बिल्कुल गलत है। अलवर की पहाड़ियां भी गलत है, उदयपुर की पहाड़ियां भी गलत है। तो महान सीमा भ्रंश है, वो आपके बूंदी और सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। इसे किस नाम से जाना जाता है, तो कई बार आपको GBF लिखा हुआ मिल जाएगा, ग्रेट बाउंड्री फोल्ट, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के नाम से जाना जाता है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के नाम से इसे जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हो सकता है थोड़ी क्लास आपको बोरिंग लगे, तो आप इसको 1.5 की स्पीड पे करके देख सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।